हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, फिजिक्स में हम आज एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है ऊष्मा। आइए फटाफट से ऊष्मा के उन टॉपिक्स पे रिवीजन करते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऊष्मा होती क्या है। देखिए, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है, एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न होती है या उनके कारण से उत्पन्न होती है। हमेशा ना ऊष्मा और ताप, देखिएगा ऊष्मा और ताप ये लगता है एक जैसा मिलता जुलता है, और कई बार यहां से कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तापों का जो अंतर होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक कप चाय लेकर के आते हैं गरम गरम, और चाय का जो तापमान है वो अलग होगा और आपके जो वातावरण का तापमान है, जैसे अभी बारिश हो रही है बाहर में, ठीक है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसके कारण क्या है, तापमान एकदम नीचे गिर गया है। बारिश ऑब्वियसली बहुत लोग को पसंद होती है, बहुत लोग को, मेरे को तो काफी पसंद है बारिश। उसके बाद क्या होता है, देखिए बारिश में आपका तापमान जो है वो काफी नीचे गिर जाता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, और जो आपकी चाय या कॉफी होती है उसका तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो तापों का जो अंतर है इस कारण से आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा का आपका होता है। ठीक, आइए इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछ सकता है वो क्या है आपका, ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको याद रखना है जूल है, जबकि ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, क्योंकि हम लोग तापमान को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं। अब दोस्तों आपके लिए यहां से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट होता है सेल्सियस। सी मतलब सेल्सियस, आर मतलब रोमर, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, के मतलब केल्विन। ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है। C बटे 100 बराबर R बटे 80 बराबर F माइनस 32 बटे 180 बराबर K माइनस 273 बटे 100। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, C बटे 5 बराबर, सबको 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 नवा 180, 20 पंचे 100। C बटे 5 बराबर R बटे 4 बराबर F माइनस 32 बटे 9 बराबर K माइनस 273 बटे 5, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे पूछता है दोस्तों, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें, 90 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। आपको दो वैल्यू दिया रहेगा, या तो ये, आपको किन्हीं भी दो को बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे यहां पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है फ़ारेनहाइट और केल्विन। सबसे पहले आपको याद रखना है कि फ़ारेनहाइट मतलब F माइनस 32 बटे 9, F माइनस 32 बटे 9 बराबर केल्विन में कितना होता है दोस्तों, तो K माइनस 273 बटे 100। ठीक है, यही होता है, सॉरी F माइनस शॉर्ट वाले लिख देते, ये 180 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तो निकालना ही है, तो मैं फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख देता हूं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू मुझे दी हुई है 80, निकालना है मुझे केल्विन, इसको केल्विन में बदलना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 20 नवा 20 पंचे 100, 80 में से 32 चला जाएगा, कितना बचेगा, 80 में से 30 गया, 50 में से 2 गया, 48 बटे 9 बराबर K माइनस 273 बटे 5। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 8 40 की शून्य, हाथ में आया 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240 बराबर 9K माइनस 9 3 27 की 7, हाथ में आया 2, 9 7 63 64 65 की 5, हाथ में आया 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो ये आ गया दोस्तों फाइनली आपका वैल्यू 240 बराबर 9K माइनस 2457। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 240 प्लस 2457 बराबर 9K, फाइनली 2457 प्लस 240 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2697, और 2697 बराबर 9K। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, 2697 बटे 9, यही आपकी K की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपसे जो दो वैल्यू पूछी जाएगी उन दोनों को आपको आपस में बैलेंस कर देना है और बैलेंस करके सॉल्व कर देना है। ठीक, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल ही वहां पे दिखा पाया हूं। तो आपको याद रखना है C बटे 100 बराबर R बटे 80 बराबर F माइनस 32 बटे 180 बराबर K माइनस 273 बटे 100। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आता है तापमापी। हमने ऊष्मा देख लिया, ताप देख लिया, अगर मैं तापमापी की बात करूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको फ्रेम मिल जाएंगे। ठीक है, किसी ना किसी सेट, प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट से याद रखिएगा, अब ग्रुप डी का एग्जाम में अधिक समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपको किसी भी कंडीशन में डेली प्रैक्टिस सेट मारना है।
मारना है मतलब मारना है, क्योंकि हमको इस बार ग्रुप डी में अपना एक पोस्ट फिक्स करना है। साथ ही साथ हमारा टारगेट जो है, लक्ष्य जो है वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अब होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 में जो 7th फेज बचे हुए थे उन 7th फेज के एग्जाम्स भी बहुत जल्दी जो है रेलवे बोर्ड कंडक्ट कराने जा रही है। इसलिए हमारा आप जो भी जिन्होंने भी हमने सीबीटी 1 दिया हुआ है, बिना खाली बैठे हमें सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रखनी है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स जरूर मारे। आइए देखते हैं तापमापी। तापमापी से पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, तापमापी की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने तापमापी की खोज की थी। अब देखिए तापमापी से आपसे ये इतने ही प्रश्न बनते हैं मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। मैं आपको सारे के सारे बताने की कोशिश करता हूं। जैसे विभिन्न प्रकार के तापमापी होते हैं, द्रव तापमापी, गैस तापमापी, प्लेटिनम तापमापी और तापयुग्म तापमापी। ठीक है, उसके साथ आपका एक ये आता है। चलिए सबसे पहले द्रव तापमापी की बात करूंगा तो याद रखिएगा पारा और अल्कोहल। पारा जो होता है दोस्तों ये -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, इसलिए इससे नीचे का तापमान ये ज्ञात नहीं कर सकता है। तो मोस्टली पारा से हम लोग -30 डिग्री सेल्सियस से +350 डिग्री सेल्सियस तक का ही ताप माप सकते हैं। और अल्कोहल जो है वो -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसलिए कई जगह पे हम पारा की जगह अल्कोहल का भी उपयोग करते हैं, अल्कोहल तापमापी का। क्यों? क्योंकि पारा -39 डिग्री पे जम जाता है और अल्कोहल तापमापी जो होता है दोस्तों ये -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ठीक, अगला है गैस तापमापी। गैस तापमापी पे दोस्तों हम दो चीजें देखते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोजन का उपयोग करके, एक होता है आपका नाइट्रोजन का उपयोग करके। अगर मैं हाइड्रोजन का उपयोग करूंगा तो मैं 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को इजीली माप सकता हूं। कितने तक के? हाइड्रोजन से 500 और नाइट्रोजन से 1500। हाइड्रोजन से 500, नाइट्रोजन से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। अगर मैं प्लेटिनम तापमापी की बात करता हूं दोस्तों, तो प्लेटिनम तापमापी से -200 से +1500 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा इससे मैं मेजर कर सकता हूं। मतलब -200 डिग्री सेल्सियस से उठाकर कहां तक? आपका +1500 डिग्री सेल्सियस तक। और अगला है आपका दोस्तों तापयुग्म तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से +1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है मैं माप सकता हूं। क्लियर हुआ? ये आपके मोस्टली थे विभिन्न प्रकार के तापमापी। तापमापी की बात भी कर लिया दोस्तों हमने। अब दोस्तों एक होता है परम शून्य ताप। हमने अक्सर पढ़ा होगा कि परम शून्य ताप क्या होता है। देखिए अधिकतम सीमा नहीं है ताप की, हम बहुत अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक न्यूनतम सीमा देखी गई है जो है आपका 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। किसी भी पदार्थ का तापमान 0 केल्विन, देखिए 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस ये आपस में बराबर होता है। तो या तो 0 केल्विन कह लीजिए या तो -273.15 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, इससे नीचे का ताप संभव नहीं है, ऐसा बोलता है आपका परम शून्य ताप का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? अच्छा, आपसे रेलवे एक प्रश्न पूछता है कि हम किस तापमान को डिग्री में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए केल्विन को हम डिग्री में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री रोमर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता है। केल्विन प्रश्न पूछा हुआ है रेलवे ने कि किसे हम डिग्री में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो केल्विन को हम डिग्री में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला है विशिष्ट उष्मा। देखिए विशिष्ट उष्मा से बेसिकली अगर आ सकता है तो एक आध न्यूमेरिकल पूछ सकता है, टफ से अधिक हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको अभी एक आध इसका न्यूमेरिकल बता सकूं, जैसे मैंने आपको एक कोशिश किया इसका न्यूमेरिकल बताने का। देखिए विशिष्ट उष्मा क्या होती है दोस्तों? उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, वह उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है। यह उसका डेफिनेशन हो गया। पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें कि विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। जूल केजी -1 केल्विन -1, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये यहां से प्रश्न पूछता है कि विशिष्ट उष्मा जो होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। अब कुछ फैक्ट की बातें एक दो करते हैं। जैसे ऊष्मा जो होती है दोस्तों ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक, आपको एज इट इज बिल्कुल फैक्ट याद रखना है। ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? अगर उसमें लिखा रहेगा द्रव्यमान तो बिल्कुल द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और नहीं करती है पूछेगा तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कई बार आपको पटांग क्वेश्चन पूछता है नहीं करती है, करती है। ठीक है। और दूसरा निर्वात जो होता है दोस्तों यह ऊष्मा का कुचालक होता है। निर्वात क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक,
तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो आपका कंडक्शन कन्वेंशन जो है उस पर हम डिस्कशन करते हैं और फटाफट चैप्टर का रिवीजन के साथ कंप्लीट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है उष्मा संचरण। अब देखिए, उष्मा संचरण का मतलब होता है कि उष्मा कैसे स्थान परिवर्तन करती है। तो उष्मा तीन प्रकार से उष्मा का संचरण होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तीन प्रकार से चालन, संवहन, विकिरण। चालन की बात करूंगा मैं दोस्तों, तो चालन को हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ ठोसों में होती है और इसमें क्या होता है, उष्मा का संचरण बिना अणुओं की गति के माध्यम से होता है। मतलब इसमें ठोस जो होते हैं, ठोसों में अणु जो होते हैं, अणुओं का जो मूवमेंट होता है, गति होती है, वो नहीं होती है। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा, ठंडी के दिन में और गर्मी के दिन में जब हम लकड़ी की कुर्सी पर या लोहे की कुर्सी पर बैठते हैं तो लोहे की कुर्सी का अत्यधिक ठंडा लगना या बहुत ज्यादा गर्म लगना। अगर गर्मी के टाइम पे देखेंगे तो लोहे की कुर्सी बहुत गर्म लगती है, वहीं ठंडी के टाइम पे लोहे की कुर्सी हल्का सा भी टच हो जाती है, बोलते बहुत ठंडी है और बहुत बहुत ठंड लग रहा है। तो ये क्यों होता है, क्यों होता है, चालन के कारण होता है। ठीक है। दूसरा है, मिट्टी के बर्तन की अपेक्षा स्टील के कप में चाय पीने पर हमको ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि स्टील में उष्मा का संचरण ज्यादा होता है, ठोसों में ज्यादा होगा। ठीक है, तो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अगला है संवहन, इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये ठोसों में नहीं होती है, ये द्रव और गैस में होती है। इसमें अणुओं की जो गति के कारण उष्मा का संचरण होता है। अणुओं की गति के कारण उष्मा का संचरण होता है, मतलब इसमें अणु जो होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होंगे। एग्जाम्पल क्या है, वायुमंडल का गर्म होना। देखिए, दो एग्जाम्पल हमेशा हम फंसते हैं, एक वायुमंडल का गर्म होना और एक पृथ्वी का गर्म होना। तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो है वो विकिरण के कारण गर्म होती है और वायुमंडल जो होता है ये संवहन के कारण गर्म होता है। हम लोग सब सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, सब हमने पढ़ा हुआ है। तो वायुमंडल हम जहां फंसते हैं, क्वेश्चंस में गलती करते हैं, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को लाया हूं। तो वायुमंडल का गर्म होना संवहन, जबकि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश का पहुंचना किस कारण से होगा, तो विकिरण के कारण से। और विकिरण की बात करूं मैं, तो इसमें उष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम के होने पर माध्यम को बिना गर्म किए क्या होता है, वो आता है। जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है पृथ्वी पर, ठीक है, बीच में अनेक प्रकार के माध्यम होते हैं। ठीक, अच्छा, उन माध्यमों को बिना अफेक्ट किए सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी तक पहुंच रहा है, किस कारण से, विकिरण के कारण से। और एक चीज याद रखनी है आपको, बोलोमीटर, आपसे रेलवे पूछता है कि बोलोमीटर का कार्य क्या है, तो ये सूर्य के प्रकाश की गणना करता है, सूर्य के प्रकाश को मापता है बोलोमीटर। ठीक है, सूर्य का प्रकाश मापते हैं किससे, बोलोमीटर से। तो ये तीन प्रकार से आपसे हो गए दोस्तों, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, अब एक इसमें है तो काफी सारी चीजें, बट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपके लिए किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट था कि ऐसे उष्मा के अच्छे अवशोषक जो होते हैं वो उष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ठीक है, उष्मा के अच्छे अवशोषक ही उष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। इस लाइन को आपको याद रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुद्धोष्म प्रक्रम, इंग्लिश में कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, निकाय न तो बाहर से कोई उष्मा लेता है और ना ही कोई उष्मा देता है। क्या लिखा है, निकाय न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे ना ही उष्मा ले। जैसे आप थर्मस में चाय या पानी गर्म करके रखते हैं तो ना तो वो जल्दी ठंडा होता है और गर्म का गर्म रहता है, मतलब वो ना तो बाहर उष्मा दे रहा है ना ही बाहर से उष्मा ले रहा है। चाय की कप खुली होती है, जैसे ही आप गर्म करके लाते हैं चाय को, थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उष्मा का आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ताप में अंतर हो रहा है, आपका जो वायुमंडलीय ताप है वो अलग है और आपके चाय के कप का जो ताप है वो अलग है। बट रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, निकाय ना तो बाहर से उष्मा लेगा ना तो बाहर उष्मा देगा। बेस्ट एग्जांपल पूछता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम का एग्जांपल क्या है, तो आपका शुष्क बर्फ। और रेलवे सैकड़ों बार पूछ चुका है कि शुष्क बर्फ या शुष्क बर्फ का ही दूसरा नाम क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।